डिस्कशंस में जो कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे बने रहे थे वो ये बने रहे थे कि एज अ पेरेंट भी हम अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केवल उसको जॉब मिले, वो अपनी सुविधा को संभालते रहे, या उससे अधिक हमारी कुछ अपेक्षा है। एज अ टीचर भी हमारी स्टूडेंट से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि केवल उसको जॉब मिले या उससे अधिक हमारी अपेक्षा है। स्टूडेंट की भी अपनी अपेक्षा क्या है कि केवल उसको जॉब मिले या उससे अधिक। तो जॉब तो ये एक बात तो है ही जिसके लिए हम प्रिपरेशन बच्चों का करते ही आ रहे हैं। उनमें जो स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ पेरेंट्स को भी ये दिखाई दे रहा है कि बच्चा एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद में जिस तरीके से जीना चाहिए उस तरीके से जी नहीं पा रहा है। अपने में अकेला महसूस करता है, डिस्कनेक्टेड रहता है, फ्रस्ट्रेट होता है, एडिक्शंस कुछ ना कुछ लग जाती है। परिवार में वो जिन माता सपोर्ट किया उस माता पिता जी के साथ में भी वो ठीक से बात नहीं कर पाता। जब टीचर भी वही देख पाते हैं कि ये जो बच्चा कॉलेज में आया है तो कॉलेज में आने के बाद में भी वो सबके साथ में रिलेट होकर जी नहीं पा रहा है, प्रकृति के साथ में कनेक्ट होकर वो जी नहीं पा रहा है। बच्चे के एंगल से देखा जाए तो बच्चा भी ये कहता है कि ये सब कुछ तो मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन उस जीने की मेरी तैयारी मेरे पेरेंट्स भी नहीं करवा पा रहे हैं, ना ही मेरा कॉलेज करवा पा रहा है। तो इसी के चलते ये जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है ना एजुकेशन के, जिस ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव के थ्रू बच्चा अपने शरीर के स्वास्थ्य को इंश्योर करते हुए अपने फैमिली मेंबर्स, अपने टीचर्स, अपना सपोर्टिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनके साथ में अपने कनेक्ट को फील कर पाए ना, उनके साथ में एक रिलेशनशिप, एक जिम्मेदारी से वो जी पाए, बच्चा अपनी भी जिम्मेदारी ले पाए। हम सभी लोग समाज में रहते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए पूरा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट समाज से मिल रहा है। तो सोसाइटी के साथ भी वो कनेक्ट फील कर पाए, देश के प्रति, अपनी दुनिया के प्रति, है ना, जो भी वो करना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए भी उसकी तैयारी हो जाए। तो ये जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, उस ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव के साथ में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम को प्लान किया गया कि फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन्स हो जाएंगे तो पहले 3 सप्ताह बच्चों को ये 9 मॉड्यूल्स के थ्रू उन उसको अपने जीने के लिए, है ना, जो जो आवश्यकता है कम से कम उसकी एक बार उसकी पहचान हो जाए। और उसमें फिर ये स्किल भी है, जॉब भी है, ये सारी बातों की पहचान होकर उस पहचान के साथ में वो जी पाए। तो ये बेसिकली अभी तक की चर्चा हुई थी। नेक्स्ट, तो जब हम एसआईपी एक्टिविटीज़ के बारे में जो डिस्कशंस अभी तक हुआ है और काफ़ी डिटेलिंग में इसके ऊपर डिस्कशंस हुआ है, तो वो और इसको विस्तृत रूप से इलाबरेट हम नहीं करते इस पर्टिकुलर सेशन में, लेकिन जो 9 मॉड्यूल्स है उस 9 मॉड्यूल में कोर जो मॉड्यूल है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, तो ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज बच्चे को ये स्पष्टता देता है कि वो कैसे जीना चाहता है, वो चाहता क्या है। तो अपने प्रति कैसे जीना चाहता है, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, अस्तित्व में, वो क्लैरिटी उसको इस मॉड्यूल के थ्रू मिलती। साथ ही साथ ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस के जो मॉड्यूल्स है, फिजिकल हेल्थ एंड रिलेटेड एक्टिविटीज से लेकर अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, तो उसमें लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स जो कि सर्वशुभ के अर्थ में है, उससे उसकी पहचान होती है। और उसके साथ, है ना, वो जो 4 साल इंस्टीट्यूट में रहते हुए किस तरीके से रहना, पढ़ाई करना, जीना, है ना, और साथ उसका अपना जो इंटरेस्ट, वो सभी के साथ में उसकी पहचान हो पाएगी। तो बेसिकली ये जो 9 मॉड्यूल्स है उसके आर्स भी है, और ये सभी जो मटेरियल है, दीप्ति बहन का था, तो ये सभी मटेरियल आपके ईमेल पर आपको पहुंच ही चुकी होगी। एक जो सैंपल है डेली रूटीन का, वो यहाँ पर एक सैंपल के रूप में, है ना, एक प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो हॉस्टेलियर्स है कम से कम ना, उनका दिन 5:30 बजे से 7 बजे तक शुरू हो जाए, जिसमें योगा, हेल्थ काउंसलिंग, होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ के ऊपर चर्चा हो जाए।
और उसके बाद में 7:30 से 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट, और फिर 8:30 से 9:30, है ना, वहाँ से लेकर सेशंस की प्लानिंग, और ये वेन्यूज में अलग अलग जगह पर ये सेशंस। और इस वक्त शहर के बाकी एरिया में रहने वाले छात्र भी जुड़ पाएंगे 8:30 बजे तक। कुछ छात्र अगर सुबह आके कनेक्ट हो सकते हैं 5:30 बजे, तो वो भी एक अच्छी बात है। 12 से लेकर 1 बजे तक का लंच ब्रेक, और डिनर का ब्रेक है 7:30 से 8:30 बजे तक, और डिनर के बाद में जो इनफॉर्मल डिस्कशंस, तो एक उसको हम तैयार कर रहे हैं, है ना, एक उसका रूटीन सेट कर रहे हैं। एक वो रूटीन सेट कर रहे हैं जिससे स्वास्थ्य इंश्योर हो पाए। एक वो रूटीन सेट कर रहे हैं जिसको उसको जीना है आगे चलकर, जब वो जॉब में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस की बात है ना। ये इसी सभी से चीजों को कंसिडर करते हुए ये एक्टिविटीज ली गई है। लेकिन ये एक मॉडल सैंपल है। हर एक कॉलेज अपने लेवल पर ये जो रूटीन है एसआईपी का, वो रूटीन को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो 21 डेज का शेड्यूल है ना, उस शेड्यूल को भी एक सैंपल के रूप में ना बता रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, कि जो एक्टिविटी है 21 डेज में हम किस तरीके से पूरे एसआईपी के मॉड्यूल्स को प्लान करें, टाइमिंग भी है। डे वन को अगर देखा जाए तो डे वन में बेसिकली रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण काम है। फिर बच्चों का ग्रुप्स बनाना, है ना, ये एक महत्वपूर्ण काम है। उसके साथ में उनका रजिस्ट्रेशन करना, फिर जो इनॉग्रल सेरेमनी है ये है। और ये सभी एक्टिविटी में मीन्स ये तो एक्सपेक्टेड है, ये डिजायरेबल भी है, क्योंकि पेरेंट्स, स्टूडेंट और कॉलेज, ये तीनों के इंटरेक्शन से ही जो ओवरऑल डेवलपमेंट हम स्टूडेंट का करना चाहते हैं, है ना, वो हो पाएगा। तो जो भी पेरेंट्स को कम से कम हम लोग इनॉग्रल के लिए और जो लास्ट डे में ग्रैंड सेलिब्रेशन है, हम उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। इन बिटवीन भी जब भी कोई सेशन चल रहे हैं स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम्स के, तो वो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम अगर हम पेरेंट्स के लिए भी खुला रखे, तो पेरेंट्स भी आ पाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ों को के साथ में पेरेंट्स भी कनेक्ट हो पाएंगे, पर्टिकुलरली अगर यूएचवी के जो सेशंस के लिए अगर हम पेरेंट्स को इनवाइट कर पाए तो इस तरीके से जो 21 डेज का एक शेड्यूल है एक सैंपल के रूप में, इसमें सभी डिटेलिंग करना स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के बहुत पहले बहुत आवश्यक है। उसके साथ जो कंसिडरेशंस है एसआईपी को सक्सेसफुली कंडक्ट करने की, तो बहुत सारे कंसिडरेशंस को हम रिजॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, एक तो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है ना, कि प्रॉपर प्लानिंग का। 21 दिन के 9 मॉड्यूल की अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बहुत प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है। डेली प्लानिंग, सेशन वाइज प्लानिंग, वेन्यूज से लेकर प्लानिंग, वेन्यूज में, वेन्यूज के अंदर और वेन्यूज के बाहर भी जो कुछ नेसेसरी चीजें चाहिए, अरेंजमेंट्स चाहिए, उससे लेकर प्लानिंग। जो हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अर्ली मॉर्निंग क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, और डिनर के बाद में भी, ना, जो इंटरेक्शंस है वो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग की एक इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है। दूसरा एक मुद्दा है कि हम ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, ये तो एक उत्साह है, एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है ना। नए बच्चे हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, तो जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो कितना उत्साह होता है ना, और एक उत्सव को हम मनाते हैं। तो ये उत्सव मनाने की बात है 21 दिन की। और ये उत्सव तो तभी बहुत अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट भी कर पाएंगे जब सारे फैकल्टीज का एक दूसरे के बीच में एक बॉन्डिंग होगा, एक रिलेशनशिप होगा। ये कोई फॉर्मेलिटी का काम नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। उसको हम सारे फैकल्टीज मिलकर, इंटर डिपार्टमेंट, इंट्रा डिपार्टमेंट, नॉन टीचिंग भी हो, ये सब कुछ मिलकर जब हम ये कर पाएंगे, तो उसके लिए भी ये जो प्लानिंग, ये जो कोऑर्डिनेशन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बनता है। फिर थ्रू आउट दी
एसआईपी हम कोलैबोरेशन को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली एक्सीलेंस को समझकर कोलैबोरेशंस को, कॉम्प्लीमेंटारिटीनेस को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, परस्पर पूरकता प्रयास कर रहे हैं। जो कंपटीशन वाला पार्ट जनरली हम रखते हैं, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको तो ना ही रखें, ताकि बच्चे एक दूसरे को कॉम्पीट ना करें, कोलैबोरेट कर पाए। एक दूसरे के साथ में मिलने का है ना ये समय है। देखिए 12वीं पास करके बच्चा आ रहा है, अलग अलग रीजन से, अलग लैंग्वेज से, अलग स्ट्राटा से है ना वो आ रहे हैं, और अभी तक की एक प्रोटेक्टेड फैमिली एनवायरनमेंट से वो एक ओपन एनवायरनमेंट में आ रहा है। वो सहमा सा हुआ है, वो डरा हुआ है। उसको ना पहले एक तो उसको खुला करना बहुत आवश्यक है। तो जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम बेसिकली वो जो आइस ब्रेकिंग का बात है कि बच्चा हर फैकल्टीज बच्चों को मिक्स करते हुए अगर ग्रुप बनाएं, इंटर डिपार्टमेंट के बच्चों को भी एक दूसरे के साथ में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, ऐसे सबको एक मिक्स ग्रुप अगर हम बनाएं, और उस मिक्स ग्रुप में ये पूरा 21 डेज का जो इंडक्शन प्रोग्राम अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए, तो एक बॉन्डिंग है ना जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ में जो इंटरेक्शंस है, इस इंटरेक्शंस के साथ में वो जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को हम क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक पोल भी लेते हैं, और जो पोल लॉन्च हुआ है आप उसको आ, कर सकते हैं कि जो बेस्ट टाइमिंग एसआईपी की वो कब होगी, क्या लगता है आपको? फॉर्मल क्लासेस के शुरू के बाद में, पैरेलल विद द क्लासेस, या नो ओपिनियन? इन बिटवीन अगर आपका कोई शेयरिंग है तो आपके शेयरिंग को भी सुनते हैं। मनोज कुमार तिवारी जी, आपकी अनुमति से मैं एक बार सबके हैंड लोअर कर रहा हूँ, ताकि आपकी फ्रेश क्वेरीज अगर है, कोई फ्रेश क्वेश्चन है, फ्रेश शेयरिंग है, उसको हम सुन पाए। हो सकता है ब्रेक के लिए आपने हैंड रेज किए होंगे। जी, राहुल बड़े जी, नमस्ते राहुल जी। जी भैया। हेलो। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, आवाज आ रही है भैया मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरा तो ओपिनियन यही है कि क्लासेस शुरू होने से पहले ही ये चालू होना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या आप लॉजिक भी बता सकते हैं कि क्यों लगता है आपको क्लासेस शुरू होने से पहले? अ, जो भी स्टूडेंट कॉलेज कैंपस में एंटर करता है वो सबसे पहले तो उसके सारे स्वाध्यायी स्टूडेंट्स के साथ उसका इंटरेक्शन होना जरूरी है। कॉलेज में कहाँ कहाँ पे क्या क्या है ये उसको पता होना चाहिए। और जो कॉलेज में नया भीड़ है वो निकल जानी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। तो आप केवल यू नो कह ही नहीं रहे कि कॉलेज शुरू होने से पहले, लेकिन आप लॉजिकली भी उसको देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। जी जी जी, थैंक यू। डॉक्टर पंकज कुमार जी। नमस्ते उमेश भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। आपका पिछला वर्कशॉप मैंने किया था, बहुत अच्छा लगा था। और अभी इसमें मैं पहला ही ऑप्शन दिया हूँ कि जब पहले करने से उसका क्या होगा कि एक टीचर से और स्टूडेंट से के बीच जो उनका भय है वो कम होगा, दूरी कम होगी। दूसरी बात, जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। तो इसलिए पहले हम लोग यूएचबी का प्रोग्राम करना चाहिए, उसके बाद फॉर्मल क्लास शुरू करनी चाहिए। जी, बहुत जी सही कह रहे हैं भैया, बहुत ही सही कह रहे हैं। कोई नया मेंबर अगर हमारे फैमिली में आए और पहले जी दिन से जी ही जी, हम उसको पूरी तरह से वो एकेडमिक्स में ही एंगेज रखे, तो परिवार को कैसे जान पाएगा वो? नहीं जान पाता है। जी बहुत बहुत बढ़िया। जी जी भैया, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। राघवेंद्र त्रिपाठी जी।
राघवेंद्र त्रिपाठी जी। जी जी मिस, सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, बताइए। मैं भी इसी ओपिनियन का हूँ कि ये क्लासेस, फॉर्मल क्लासेस शुरू करने के पहले ही इंडक्शन प्रोग्राम होने चाहिए। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक तो वो अपने दिमाग में तमाम तरह की चीजें लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में तमाम सारे सही बातें, कुछ मिसकंसेप्शंस लेकर के आता है। एक मन में रैगिंग का डर होता है। तो और इस इन्वायरमेंट से यूज टू नहीं होता है, परिचित नहीं होता है। तो इंडक्शन क्लासेस से क्या होता है कि एक तो उसमें हम सही विजन इनकलकेट कर पाते हैं, उसकी देखने की, समझने की दृष्टि सही कर पाते हैं शुरू में, इसके पहले कि वो अपनी 4 साल की स्टडी शुरू करे। उसके पहले ही हम उसकी दृष्टि सुधारने का कार्य कर पाते हैं इस इंडक्शन प्रोग्राम के द्वारा। उसका उसका जो विजन है उसको हॉलिस्टिक परिप्रेक्ष्य में समझा पाते हैं। और दूसरा, उसके मन में जो रैगिंग को लेके डर है, अपने सीनियर्स के साथ संबंध न बनाने का एक डर है, बिना कहा हुआ लोगों द्वारा बताया हुआ, वो दूर हो पाता है। और शिक्षकों से वो यूज मतलब नोन हो जाता है। तो उसके लिए आगे की जो राह होती है फॉर्मल क्लासेस की, और इसमें एक जो सबसे अच्छा पार्ट है, जो रिमेडियल वाला पार्ट है, कि अगर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को कमजोर समझता है, तो उसके लिए भी स्पेस बनाया गया है इंडक्शन प्रोग्राम में। तो उसकी वो जो कमी है उसको भी हम एड्रेस कर पाते हैं। तो इस वजह से वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है फॉर्मल क्लासेस के लिए, और एक बेहतर इंसान, एक बेहतर टेक्निकल पर्सन बनने की दिशा में वो ठीक ठीक विजन के साथ शुरू कर पाता है। नमस्ते बहुत ही भैया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया, नमस्ते। एक बहुत अच्छी तरह से कैसे ना आप, हम सभी लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि ये 21 डेज स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम एकेडमिक जो क्लासेस है हमारी, वो क्लासेस के शुरू होने से पहले है ना आवश्यकता दिख रही है। और हम उसी तरह से अपने अपने कॉलेज में प्लानिंग भी कर सकते हैं। और एक, जब इतने बड़े सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं तो एक मुद्दा और बड़ा बना रहता है कि जब इस कमिटीज़ को बनाया जाए स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम की। देखिए, एक तो एसआईपी कमिटीज़ को भी हम बना सकते हैं, हर मॉड्यूल वाइज कमिटी को भी बना सकते हैं। हर जगह पर हमें सीनियर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है, वॉलंटियरिंग उनमें मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। हम उन्हें मेंटर करें, स्टूडेंट्स अपना है ना ये पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी ले पाए। लेकिन ये इतना बड़ा जो प्रोग्राम है उसके लिए जो हायर अप से कॉलेज के, उनका इन्वॉल्वमेंट होना भी उतना ही आवश्यक होता है। तो जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर या डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स है ना, ये ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का काम इस बात में देख ले। और हर एक जो छोटी छोटी कमिटीज़ है, कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ है, उनके साथ में रेगुलर इंटरेक्शंस कर ले, ताकि सबका एक कॉमन गोल, और उस कॉमन गोल के साथ में है ना हम आगे बढ़ पाए। ये जो पूरा प्रोग्राम्स की भी जब बात आती है तो और एक बात होती है कि हॉस्टेलियर्स एक है, डे स्कॉलर स्टूडेंट्स एक है। तो प्रोग्राम तो हम मॉर्निंग का जो प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक हेल्थ 5:30 को ही अगर हम शेड्यूल करें, डे स्कॉलर्स जो है वो कुछ हो सकता है कि 5:30 को ही ज्वाइन कर पाएंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि है ना थोड़े लेट जब ये सेशन शुरू हो जाएंगे तब तक वो ज्वाइन कर पाएंगे। फिर हर मॉड्यूल्स के लिए जो क्लासरूम्स है, हमारी क्लासरूम्स, हमारा ऑडिटोरियम, जिस जिस कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पर जो मटेरियल चाहिए, छोटी छोटी डिटेलिंग अगर हम करते गए कि कहीं अगर वाइट बोर्ड की आवश्यकता है, कहीं अगर मार्कर की आवश्यकता है, डस्टर की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें इन प्लेस्ड रखने के लिए भी, तो ये बहुत कुछ ही कोऑर्डिनेशन का काम है। उसके साथ ये जो एकेडमिक कैलेंडर को मैनेज करना है ना, ये भी एक बहुत मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। पर्टिकुलरली जिस तरीके से ब्रेक में भी कुछ क्वेश्चंस आए कि पैंडेमिक सिचुएशंस के चलते ऑलरेडी एडमिशंस लेट हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये मुद्दा क्लैरिटी से जुड़ा हुआ अधिक है, ऐसी मुझे लगता है। जैसे अभी शेयरिंग सबकी बनी रही कि ये 21 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम एकेडमिक सेशंस के शुरू होने से पहले ही होना आवश्यक है। तो वो जो क्लैरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो क्लैरिटी अगर हम में है तो क्रिएटिविटी तो हम एडॉप्ट कर ही लेते हैं।
ऐसी पैंडेमिक से पहले भी ऐसी बहुत बार सिचुएशंस आई ना, हमारे कोई फैकल्टी मेंबर्स किसी कारण की वजह से नहीं वो पूरे सेशंस में रह पाए, पूरे सेमेस्टर नहीं रह पाए, लेकिन ये तो नहीं हुआ ना कि उनका जो एकेडमिक, उनका जो सब्जेक्ट था वो पढ़ाया नहीं गया। और ऐसी एक सब्जेक्ट के साथ में, कभी कभी 2-4 सब्जेक्ट के साथ में भी कॉलेज में हुआ ही है। इस तरीके से स्थिति परिस्थिति तो बाहर बदलती रहती है, लेकिन जब हमें ये लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है तो हम वो जो अपनी क्रिएटिव आइडियाज को अप्लाई कर ही सकते हैं और उसके साथ ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर ही सकते हैं। आज के जो शेयरिंग भी रही दिन भर की, तो उनकी शेयरिंग से भी ये दिखाई दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात आता है बजट। तो जहाँ तक बजट की बात आती है तो ये स्टूडेंट से कंट्रीब्यूशन लिए बिना अगर हम इस प्रोग्राम को कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये इनसे एक्सपेक्टेड तो यही है कि स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन न हो। इसके लिए भी जितना हम हमारी इन हाउस फैकल्टी डेवलप करते हैं और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, सीनियर्स को, है ना, जितना भी हम ये वॉलंटियरिंग बेसिस पे करेंगे तो उतना वैसे भी तो बजट तो कम ही हो जाता है। और यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत आवश्यकता है तो कॉलेज के पास में अपने फंड्स होती है, जैसी फॉर एग्जांपल टिकिप है। टिकिप के थ्रू हम स्टूडेंट वर्कशॉप्स के लिए भी स्पॉन्सर कर ही सकते हैं। तो ये जो प्लानिंग है, एक प्लानिंग भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। उसके साथ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, इसकी कमिटीज की, इसकी फैकल्टीज का और इनके स्टूडेंट्स का एक सही ढंग से आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारे हमारे भी फैकल्टी भी अगर देखा जाए तो आर्ट में, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं। ये एसआईपी के मॉड्यूल्स को अगर हमने ठीक से स्टडी कर लिया तो दिखता है कि इनमें से सारे लोग तो अपने ही फैकल्टीज में है ही और उनका भी अपना इंटरेस्ट है ही। तो इस तरीके से उस इंटरेस्ट के साथ में एक डेडिकेटेड टीम को हम फॉर्म कर पाएंगे। उस डेडिकेटेड टीम में से रिसोर्स पर्संस भी बन पाएंगे पूरे एसआईपी को कंडक्ट करने के लिए। जैसे यूएचवी की एक बात अगर हो जाए या फिर होलिस्टिक हेल्थ की अगर बात हो जाए तो कम से कम ये 2 मॉड्यूल के लिए, यूएचवी के लिए तो रेगुलर वर्कशॉप चल रहे हैं, साथ ही साथ फॉलो अप मीटिंग्स भी, वीकली मीटिंग चल रही है। होलिस्टिक हेल्थ की भी फॉलो अप मीटिंग चलती है। ऐसा स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम से भी फॉलो अप मीटिंग चलती है। तो जितना भी हम ये फॉलो अप मीटिंग्स को रेगुलर वर्कशॉप्स में अटेंड करते हुए हम खुद एक रिसोर्स पर्संस के रूप में तैयार हो सकते हैं। तो ये सब बात है। इन सब में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है स्टूडेंट के साथ में कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशंस के लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, ये दोनों भी तरीके से या ब्लेंडेड रूप में भी एक कम्युनिकेशन को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और जब ये एसआईपी हम कंडक्ट कर रहे हैं तो एसआईपी कंडक्ट करते वक्त असाइनमेंट्स है, सर्वेज है, हम ऑनलाइन यूज कर पाए, डिजिटलाइजेशन को यूज कर पाए, फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स या इस तरीके से, तो वो डेटा कलेक्शंस को से लेकर डेटा इंटरप्रिटेशंस तक, है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए काफी आसान जाता है। ग्रुप्स के बारे में जिस तरीके से डिस्कस हुआ कि अलग अलग ब्रांचेस से, अलग अलग डिसिप्लिन से, रीजन्स के स्टूडेंट्स को मिक्स करके अगर ग्रुप बना पाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और कम से कम इनॉग्रल, ग्रांड सेलिब्रेशन और बाकी भी सेशंस में जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पर हम पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। और फाइनल जो एसआईपी से लेकर रिपोर्टिंग करनी है ना, एआईसीटी को, तो वो एक रिपोर्टिंग, तो इतने एक मुद्दे आती है। तो रिसोर्स पर्संस फॉर एसआईपी इससे लेकर भी एक पोल है, आप उसको भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इन बिटवीन कुछ शेयरिंग को सुन लेते हैं। डॉक्टर सुधीर कुमार दीक्षित जी, प्रोफेसर सुधीर कुमार दीक्षित जी, डॉक्टर अभिजीत धनवते जी, मिस शिवांगी दीक्षित जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बात कर सकता हूँ? जी गुड इवनिंग अभिजीत जी, बताइए। हाँ सर, मेरा तो ओपिनियन है कि जो इंटरनल फैकल्टी होती है, अभी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इंटरनल फैकल्टी में ही वो सब क्रिएटिविटी होती है, इंटरेस्ट होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इंटरनल फैकल्टी को डेवलप करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा सर। सही बात है, सही बात है ना।
और फैकल्टी की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाएगी इस एक्टिविटी में। जी जी और आपका खुद का एक रिसोर्स एक्सपर्ट पैनल बन जाएगा। इनफैक्ट दे कैन बी यूज एट, मतलब आउटसोर्स करके बाकी कॉलेजेस को भी वो हेल्प कर सकते हैं सर। and through faculty participation we can get connected to the student एग्जैक्टली सर, ना। एग्जैक्टली। एक वो 4 साल स्टूडेंट हमारे साथ में कनेक्ट हो पाएगा, तो उसको जो मेंटरिंग हम करना चाहते हैं SIP के बाद में, उसको भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। जी सर, जी सर। जी, थैंक यू। शिवांगी नमस्कार दीक्षित सर। जी, नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने तब भी रेज हैंड करा था कि जो इंडक्शन प्रोग्राम्स हैं कि ये सेशन से शुरू में करने चाहिए या बाद में, तो सबने जो है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाएंगे, स्टूडेंट्स यूज्ड हो जाएंगे फैकल्टीज के साथ, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा। तो इस उससे भी मैं एग्री करती हूँ सर। तो दूसरा जो ये है कि कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को उसके एकेडमिकली जज करना शुरू कर देते हैं। क्लास में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं। तो अगर सेशन के स्टार्टिंग में इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू क्या होगा कि हम बच्चे को ओवरऑल समझ पाएंगे, सिर्फ एकेडमिकली नहीं, कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो क्या है, वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, वो सारी चीजें। तो जो हमारा एक कह सकते हैं कि कई बार हम जजमेंटल हो जाते हैं, वो क्राइटेरिया कम हो जाएगा सर। उससे हम सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट कर पाएंगे। कुछ चेंजेस बच्चों में भी आएंगे, कुछ चेंजेस इससे टीचर्स में भी आएंगे सर। और बहुत ही दूसरा बढ़िया। सर ये जो बहुत बढ़िया। इसके बारे में तो मुझे लगता है कि सोचा नहीं गया था, लेकिन आप जो कह रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात। जी बताइए। हाँ जी सर। और दूसरा सर ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि आउटसोर्स करने की, तो पहले ही सर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जैसे मैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हूँ, तो बेटर यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का, वो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा और कहीं नहीं होता है। तो मैं भी इसी चीज को प्रेफर करती हूँ कि जो इंटरनल फैकल्टी है उनका क्या होता है कि हमें पता होता है कि किसमें क्या क्वालिटीज है, कौन अच्छा स्पीकर है, कौन अच्छा कम्युनिकेटर है, या कौन बच्चों से प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकता है, कौन मैनेजमेंट संभाल सकता है। वी नो द क्वालिटीज ऑफ आवर स्टाफ। तो वो शायद इंटरनली ही मैनेज किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक्सटर्नल पर्सन आएगा तो उसके साथ स्टूडेंट्स तो कंफर्टेबल होते ही, मतलब नहीं होते हैं, साथ साथ जो टीचर्स साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं उनको भी कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है सर। तो आई थिंक बहुत सही इंटरनल है, रिसोर्सेज आर मच बेटर। बहुत सही है। और एक्सटर्नल स्पीकर आ हाँ भी गए, मीन्स अगर कहीं आवश्यकता है हम उनको इन्वॉल्व भी कर रहे हैं, तो भी बच्चों के साथ में उनका कनेक्ट हाँ तो उनके सेशन तक ही बना रहेगा। हाँ लेकिन जी, हाँ चार जी साल सर। तो स्टूडेंट हमारे साथ ही है। हाँ जी सर, शिवांगी जी, बिल्कुल। कहाँ से आप? सर मैं सोनीपत में जीवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, हरियाणा, वहां से हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत सर। बढ़िया। हाँ जी। तो ये जो ओके, हरियाणा का नमस्कार। अपना, हरियाणा की हाँ अपनी जी। जो लोक कलाएं है ना, अब ये हाँ जी, बहुत हाँ सारे जी सर। फैकल्टीज को जानते हैं। अब वो फैकल्टीज हाँ अगर ये जी, हाँ जी बच्चों को सर। भी लोक कलाओं के बारे में बताए, और जो ग्रांड सेलिब्रेशन में टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी मिलकर वो सेलिब्रेट करें, तो देखिए यही तो बात है हाँ ना जी, कि बिल्कुल एक सर। सेलिब्रेशंस करने की। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जो SIP टीम के फॉर्मेशंस को, है ना, एक फॉर्मेशंस करना होगा, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक वेल इन एडवांस ये सब कुछ प्लानिंग अगर हमारी बनी रहे, तो एग्जीक्यूशंस के लिए भी एक आसान जाएगा सब कुछ बातें। तो छोटी छोटी डिटेलिंग, जैसी चेयरपर्सन SIP टीम के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर जनरल, या फिर डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, फिर एक कोई सीनियर फैकल्टी कन्वीनर, फिर हर मॉड्यूल के लीडर्स, है ना, वो एक फैकल्टी मेंबर बने रहे। और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को हम इसमें वॉलंटियर्स के रूप में इन्वॉल्व करें, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी, है ना, हम इसको इन्वॉल्व करें। और ये जो टीम की मीटिंग्स है, तो ये बिफोर SIP भी, ड्यूरिंग SIP भी, अगर हम डेली रिव्यू मीटिंग करते रहे आफ्टर द लास्ट सेशन, और आफ्टर SIP भी, है ना, ये फॉलोअप अगर हम करते रहे, तो जो ऑब्जेक्टिव्स है उस ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी एक पोल लेते हैं। तब तक और कोई, अमित कुमार वर्मा जी या सुधीर कुमार दीक्षित जी या जसवंत सिंह जी?
जी, YouTube के चार्ट में भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो मॉडरेटर बता सकते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मेरा भी ये मानना है कि जो रिसोर्स पर्सन है दैट मस्ट बी फ्रॉम द फैकल्टी इटसेल्फ, इट मे बी द इंस्टीट्यूट फैकल्टी और इट मे बी द नियर बाई हायर इंस्टीट्यूशन, but in some cases where it is required some specialty or some special topic like health का है सर जैसे, या फिर और दूसरे जो एरियाज हैं जहां पर हमें एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी की जरूरत पड़े, then we can take the help of the other faculty member or other expert member from the other institution or from the other another organization, like कोई प्रोडक्शन के बारे में है, इंडस्ट्री के बारे में है सर, उसके बारे में मेरा ये विचार था सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब अभी जो सबसे पहला हमारा काम बन रहा है वो SIP के पूरे 9 मॉड्यूल्स को हम स्टडी करें और सब फैकल्टीज की एक मीटिंग कॉल कर लें, और सब फैकल्टीज में से ये जो 9 मॉड्यूल्स में की जिम्मेदारी कौन कौन लेगा, है ना, वो जिम्मेदारी पहले तय हो जाए, तो फैकल्टी अपने अपनी मॉड्यूल का एक ग्रुप बना पाए, और फिर जिन्हें भी वो पर्टिकुलर मॉड्यूल में इंटरेस्ट है तो वहाँ पर वो ज्वाइन कर पाए, अपने स्टूडेंट का भी आइडेंटिफिकेशन कर पाए। जी थैंक यू। महेश कोरे जी। अमित कुमार वर्मा जी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं अमित वर्मा इंडस इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ। सर जैसा कि अभी आपने बोला कि इंटरनल जो हमारी फैकल्टी है उसको डेवलपमेंट के लिए भेजा जाए और उसका डेवलपमेंट किया जाए, ये सर बहुत सही चीज है। और इसके साथ साथ मैं सर एक अपनी बात रखना चाहूंगा कि 5 डेज का आउटसोर्स से, जैसे इंटरनल फैकल्टी के साथ उसके कॉलेज में आउटसोर्स में अगर कोई इस डेवलपमेंट को कराए तो हमारे साथ साथ फैकल्टी और स्टूडेंट का भी डेवलपमेंट होगा सर, ये मेरा ओपिनियन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आप जो कह रहे हैं ना, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने रखा है, और यही जो इम्पोर्टेंट इश्यू है उसको एड्रेस करने के लिए AICT UHV के लेकर हो या तो फिर SIP से लेकर भी हो, बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज तो कर ही जा रहे हैं। उसमें जितना भी हम डेवलप हो पाएंगे तो हमारे जो इन हाउस फैकल्टी डेवलपमेंट है वो हो पाएगा, और उसके साथ में है ना हम स्टूडेंट का डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। बहुत अच्छा, मीन्स जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो उसी तरह से 94% हमारे नहीं सर, हम देखते हैं ना कि ये एक्सपर्ट्स की बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, ऐसे एक्सपर्ट्स की जो हर कॉलेज में दो चार लोग हैं, लेकिन ये इनकी लिमिटेशन है। वो अगर फुलफिल हो जाएगी ना तो सर तो ये बहुत अच्छे से चलेगा, अचीव एक बहुत अच्छी चीज है। तो मैं ही चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट को 5 डेज का या 4 डेज का एक ऐसा वर्कशॉप हर कॉलेज में आउटसोर्स से कराया जाए, जिससे बच्चा भी डेवलप होगा और हमारी फैकल्टी भी इससे सीखेगी। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। प्रीस SIP के जो इम्पोर्टेंट एक्शंस है तो उसमें एक बात ये भी हो सकती है कि ये जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम से लेकर जो प्री सर्वे को कंडक्ट करवाना, और उसके बाद में फिर प्लानिंग पूरी SIP की टीम का डेवलपमेंट, बाकी जो कंसर्न्स है उनके साथ में कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली जो नए स्टूडेंट्स है उनके साथ में कम्युनिकेशन, फैकल्टी का चयन करना, उनकी तैयारी के लिए उनको समय देना, उनके तैयारी के लिए जो रिसोर्स मटेरियल है वो रिसोर्स मटेरियल को अवेलेबल करवाना, उसके साथ रजिस्ट्रेशन, सर्वे, और ये जो स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स है, तो ये जो प्री SIP फॉर्म है, ये प्री SIP फॉर्म भी आपको सभी को मिला ही है। उस फॉर्म में भी अगर कुछ जितनी भी चीजें मेंशन की है उसको रखते हुए एडिशनली अगर आपको कुछ चीजों को ऐड करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी एक पोल है, फैकल्टी कैन इफेक्टिवली मेंटर स्टूडेंट्स, तो क्या लगता है आपको, देयर सब्जेक्ट एरिया प्लस हैंडलिंग देयर प्रॉब्लम्स या फिर गाइडिंग रेगुलरली, इसको भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट। मैं बात कर सकता हूँ? नमस्ते, नमस्ते, बताइए।
अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो बात चल रही थी कि हमारे फैकल्टी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में खुद एक रिसोर्स पर्सन काम कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये फैकल्टी के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम पढ़ाते पढ़ाते थक चुके होते हैं, उसके बाद एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के साथ इन एक्टिविटीज में हम खुद को भी रिफ्रेश कर सकते हैं। सो टीचर कैन गेट रिफ्रेश्ड along with the students, so it is a better opportunity for all teachers। ये तो मेरा मानना है। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर एक कॉलेज के टीचर के लिए। जो लोग मानते हैं कि फर्स्ट ईयर के टीचर्स ने ये करना चाहिए, मैं तो मतलब सारे टीचर्स मिलके करेंगे तो ये बहुत बड़ी उनके लिए, उनका भी योगदान होगा और उनके लिए भी योगदान होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। जी सर। बहुत बढ़िया महेश भैया। तो ये अगर ये टीचर्स और फर्स्ट ईयर की ही टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए या सभी टीचर्स इन्वॉल्व होना चाहिए? तो सभी टीचर्स भी इसको इन्वॉल्व होते हुए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो स्टूडेंट जब पास आउट हो जाएगा तो सेकेंड ईयर में जाने ही वाला है, तो सेकेंड ईयर के टीचर्स के साथ में इंटरेक्शंस तो करने ही वाला है। ये जो येलो जितनी भी स्लाइड्स है, ये एक या एक से अधिक कॉलेजेस में जो कुछ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम्स की प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया उसके बारे में बताते हैं कि जैसे एकेडमिक कैलेंडर्स को एडजस्ट किया गया 3 वीक्स रेगुलर क्लासेस से पहले, और सीनेट से ये पूरा जो प्रोग्राम है उसको अप्रूव किया गया। और ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है कि इनके पास में TQ3 के फंड्स अवेलेबल थे तो वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट लिया गया। फैकल्टी को FDP के थ्रू डेवलप किया गया इंडक्शन प्रोग्राम्स के रिसोर्स पर्सन्स के रूप में। साथ ही साथ ये जो इंडक्शन प्रोग्राम की डिटेल्स है वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट्स पे अनाउंस की गई, उसको रखा गया, और स्टूडेंट्स का जो सर्वे है, एनालिसिस पार्ट है ना, उसको किया गया। उसके साथ एक इंडक्शन फॉर्मेशन ऑफ इंडक्शन टीम जो जिस तरीके से कॉलेज के हेड्स के डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के साथ बनाई गई। नेक्स्ट, फिर ये जो डेली मीटिंग्स है फैकल्टीज के साथ में SIP की, वो की गई। रेगुलर कम्युनिकेशन, और उस रेगुलर कम्युनिकेशन के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या फिर ईमेल ग्रुप हो या गूगल ड्राइव हो, है ना, इसके थ्रू ये सारा रेगुलर कम्युनिकेशन किया गया। एक दूसरे के बीच में वो जो बॉन्डिंग, कॉन्फिडेंस को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हुए डेवलप की गई। नेक्स्ट स्लाइड। एक यूनिफॉर्मिटी और क्वालिटी को मेंटेन किया गया लेक्चर मटेरियल को डेवलप करते हुए, और ये जितना भी लेक्चर मटेरियल है ना, या ये जो PPTs है, ये सब कुछ अवेलेबल है ही। आपको वो सारे सोर्सेस भी आपके साथ में शेयर किए हैं, तो आप वहाँ से ये सारा मटेरियल डाउनलोड कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, एक रजिस्ट्रेशन डेस्क को बनाया गया, जिस डेस्क के थ्रू ये जो स्टूडेंट का डेटा है, उनका प्रेफरेंस है, उनका स्पेशलाइजेशन है, पर्टिकुलरली जब क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव आर्ट्स का जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से लेकर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए बैचेस बनाई गई। और इस तरीके से जितने भी काम है तो वो जहाँ पर भी किए गए हैं, छोटी छोटी काम होते हैं, जैसे वॉशरूम हमारे क्लीन रहना, SIP के वक्त भी, SIP के बाद में भी, या जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ की बात हो, जहाँ पर भी ऑडियो विजुअल सपोर्ट चाहिए, है ना, वो टीम और उसका टेस्टिंग, ये सब कुछ। और एक ड्यूरिंग दिस SIP एक हेल्प डेस्क हमेशा के लिए, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स भी उनको वेन्यूज़ को, क्योंकि नए स्टूडेंट आए हैं, फ्लोर पता नहीं होता, रूम नंबर पता नहीं होता, तो उनको डायरेक्शन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए एक कंटिन्यूअस हेल्प डेस्क टीम भी सीनियर स्टूडेंट्स की तो वो बना रही। नेक्स्ट, और जिस तरीके से रुचिर भैया ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि एक आर्ट्स का एक सेलिब्रेशन, तो जो क्रिएटिव आर्ट्स में बच्चों ने जो पेंटिंग्स की या फिर कुछ स्कल्पचर्स बनाए, ड्राइंग की, है ना, वो एक बहुत अच्छी तरह से हॉल में डिस्प्ले करके, तो वो उनको पेरेंट्स ने भी जब उस बात को देखा तो बहुत कुछ सराहा पेरेंट्स ने सारे बातों के लिए। और लास्ट डे का सेलिब्रेशन, है ना, एक फेस्टिव मूड के साथ में,
नेक्स्ट, पोस्ट वक्त एसआईपी में जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना, वो तो 3 मुख्य प्रोग्राम है। एक तो फैकल्टी मेंटरशिप प्रोग्राम, तो 20 बच्चों का एक मिक्स ग्रुप बन जाए और उनके साथ में एक वीकली मीटिंग कम से कम यूएचपी के कंटेंट को फोकस करते हुए, ताकि पोस्ट एसआईपी के बाद में भी बच्चों का अपने में ध्यान बना रहे। स्टूडेंट बड़ी प्रोग्राम उस तरीके से ही है, एक सीनियर स्टूडेंट 5 जूनियर स्टूडेंट्स के साथ में एसोसिएट होकर उनके जो कुछ इश्यूज है, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक है ना, उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए प्रयास करेगा। एक म्यूचुअल डेवलपमेंट का प्रोग्राम इस तरीके से बन सकता है। और एआईसीटी को एक रिपोर्ट भेजनी है जिसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, पोस्ट सर्वे, पोस्ट एसआईपी और जो एसआईपी का भी और पोस्ट यूएचवी का भी सर्वे, तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ना हम उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट, तो जो पोस्ट स्टूडेंट निरीक्षण प्रोग्राम सर्वे भी है, ये ऑनलाइन फॉर्म है जिसको हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। इसमें डेटा कलेक्ट करते हुए, डेटा को इंटरप्रेट करते हुए एआईसीटी तक ये सारा जो पोस्ट एसआईपी और पोस्ट यूएचपी सर्वे को भेजने का है ना, एक काम है जिससे एसआईपी को हम फॉर्मली कंक्लूड कर सकते हैं और मेंटर मेंटी सिस्टम, स्टूडेंट बड़ी सिस्टम को फिर वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशंस किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट है लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने बना हुआ, ये काफ़ी डिटेलिंग में रिपोर्ट था, इट्स एज गुड एज एक रिसर्च स्टडी था ये। एक अच्छी पीएचडी भी बन सकती है, इतना कुछ उन्होंने काम किया था। लेकिन हम अपने लेवल पर जितना भी बन पाए तो उतना रिपोर्ट कर सकते हैं। रिसोर्सेज की अगर बात कर ली जाए तो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम मॉड्यूल गाइड नेक्स्ट अवेलेबल है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए भी, और एसआईपी मॉड्यूल गाइड हैंडबुक भी अवेलेबल है, मेंटर मैनुअल भी अवेलेबल है। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, रीडिंग मटेरियल हो या इससे ऑडियो या फिर वीडियो लेक्चर्स है ना, ये सारी जो लिंक्स है वो लिंक्स आपके साथ में शेयर की गई है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप नेक्स्ट ये जितने भी लिंक्स है उस लिंक्स का सदुपयोग करते हुए मटेरियल को हम डाउनलोड करें। छोटी सी जगह पर इतने सारे जो पूरी एसआईपी की मॉड्यूल्स की डिटेलिंग और लिंक बनाई गई है, देखने के लिए भी काफ़ी मुश्किल जा रहा होगा, लेकिन आपके साथ में पीपीटी शेयर की गई है तो आप उस लिंक का सदुपयोग करें, डाउनलोड करें। जितनी भी बात कही है उसके समअप में केवल इतनी बात को हम रखना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट नया आ रहा है, तो हमारी जो कैंपस के इथोस है, कल्चर है, इंस्टीट्यूशंस के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये उससे उसका परिचय हो जाए। साथ ही साथ वो 4 साल कॉलेज में रहने वाला है, हॉस्टल में रहे या चाहे डे स्कॉलर के रूप में, तो अपनी हेल्दी डेली रूटीन को वो आइडेंटिफाई कर पाए, एक उसका बॉन्डिंग बन पाए बैचमेंट के साथ में भी, फैकल्टीज के साथ में भी, और दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के साथ में। उसमें एक होलिस्टिक विजन डेवलप हो जाए जिसके थ्रू वो स्वयं के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है, समाज, देश, प्रकृति के प्रति जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को वो आइडेंटिफाई कर पाए और उसके फुलफिलमेंट के लिए जो कुछ आवश्यकता है वो अगले 3-4 साल में है ना, उस आवश्यकता को, उस योग्यता को वो विकसित कर पाए। तो साथ ही साथ ये जो सीनियर्स जूनियर्स इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग डेवलप होते रहे, और ये स्टूडेंट ना केवल 4 साल अब जब हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 साल के बाद भी उनका जो कनेक्ट है वो कनेक्ट कॉलेज के साथ में बन पाए और समाज के साथ में बन पाए। और उनकी कोई प्रोफेशनल वीकनेस भी है तो उस वीकनेस को भी हम यहाँ पर एड्रेस तो कर ही सकते हैं। जैसी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल में एक एग्जांपल मैथमेटिक्स से लेकर कुछ बात तो हुई सकती है। तो ये जितने भी एसआईपी के एक्टिविटीज़ है मॉड्यूल्स है, ये these are based on generic and universal principle। जो लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स है
इस ऑब्जेक्टिव्स को मैच करने वाले डे टू डे लाइफ के, है ना, हम उसको ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल हेल्थ एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, तो इसमें ये जो होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ जो एक जेनरिक और एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, तो उसके आधार पर हम बच्चों को बच्चों को बातें रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट है ये जो बेसिक प्रिंसिपल के साथ में कनेक्ट होना के लिए उनको आसान जाएगा। स्पेसिफिक एग्जांपल्स जब हम रखेंगे तब स्टूडेंट्स इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे, संस्कृति सभ्यता को भी, हमारी भी, दूसरों को भी, और एक हमारी और दूसरों की सभी संस्कृति में जो कॉमन फैक्टर्स है उस कॉमन फैक्टर्स को भी देख पाएंगे, उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। वो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को अपने में इवेल्युएट करके देख पाएंगे। और जो सिस्टम्स की बात है या संस्कृति की बात है जिसके थ्रू जितना भी गैप्स बन चुके हैं अभी, जैसे हम जीना चाहते हैं और जैसे हम जी रहे हैं, तो उस गैप्स के फुलफिलमेंट के लिए ना बच्चे अपने में बहुत कुछ सोच विचार कर पाएंगे। उसके लिए उनकी योग्यता विकसित होगी। और 4 साल पहले जो एक लड़का हमारे कॉलेज में एडमिशन ले रहा था इंजीनियर बनने के लिए, वो 4 साल में इंजीनियरिंग की स्किल्स को तो डेवलप कर ही लेगा, लेकिन साथ ही साथ एक मानव की तरह जीने की उसकी योग्यता को विकसित करते हुए वो अपने शरीर का स्वास्थ्य, परिवार के साथ में कनेक्ट, समाज के साथ में कनेक्ट और प्रकृति के साथ में अपने कनेक्ट को देखते उसका फुलफिलमेंट के लिए जो कॉम्पिटेंसी की आवश्यकता है वो भी डेवलप हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंटिव लिसनिंग। जी परीक्षित भैया, ओवर टू यू।